हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास रिवीजन आगे कंटिन्यू करना है। तो आज हम अपने पास रिवाइज करेंगे डेप्रिसिएशन। आज हम अपने पास डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन में सबसे पहले हम देखेंगे अपने पास इसकी डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के बाद हम एक एक करके देखेंगे मेथड्स वगैरह जितने भी हैं। हाँ भाई, तो अगर डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ fall in the value of a depreciable asset due to use, passage of time और obsolescence। हमने यही डेफिनेशन अपनी नोटबुक्स में लिखी थी। तो क्या है ये डेप्रिसिएशन? क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ डेप्रिशिएबल असेट। उसको जब हम मेजर करते हैं, एक डेप्रिशिएबल असेट की वैल्यू में जो गिरावट होती है, उस गिरावट को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, और वो गिरावट होती क्यों है? यूज़ के साथ, वक्त के साथ, या चीज़ ऑब्सोल्यूट होती चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम अपने पास? डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब डेप्रिशिएबल असेट क्या है? हमने इसकी भी डेफिनेशन लिखी थी कि डेप्रिशिएबल असेट एक ऐसा असेट है जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर है। यूजफुल लाइफ इज मोर देन 1 ईयर। दूसरी चीज, इसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ होनी चाहिए। इसकी जो लाइफ होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए। अगर अनलिमिटेड लाइफ है तो फिर हम उसको डेप्रिशिएबल एसेट नहीं बोल सकते। जैसे कि लैंड है, लैंड की अनलिमिटेड लाइफ है तो उसको नहीं काउंट करेंगे। तीसरी चीज, इट शुड नॉट बी हेल्ड फॉर रीसेल। हमने उसको इसलिए ना खरीदा हो कि इसको आगे फर्दर किसी और को बेचना है। अगर ऐसा है तो वो स्टॉक बन जाएगा, चाहे भले ही असेट 1 साल से ज़्यादा का हो। और तीसरी चीज़, it should be held for use in production of goods, rendering of services and administrative purposes। वो जो असेट है वो हमारे गुड्स प्रोड्यूस करने में काम आना चाहिए, या फिर सर्विसेज देने के काम आना चाहिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। जैसे समझ लो एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो वो दे रहे हैं सर्विसेज, जो जिन चीज़ों से, प्लांट और मशीनरी, जो जिस इक्विपमेंट से वो सर्जरी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो जो इक्विपमेंट्स हो गए उनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, लिमिटेड लाइफ होती है, और उनको उन्होंने नहीं रखा होता है रीसेल करने के लिए, तो वो क्या हो गए? डेप्रिशिएबल असेट। वहीं एक हॉस्पिटल में जो रिसेप्शन पे कंप्यूटर है, जो रिसेप्शन पे रखा कंप्यूटर जिससे वो तुम्हारे को बिल बना के देते हैं, वो भी क्या है? मोर देन 1 ईयर की लाइफ है उसकी, उस लैपटॉप की, कंप्यूटर की लिमिटेड लाइफ है। उसको उन्होंने बेचने के लिए रखा, और उसको किसने रखा है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। तो अगर एक असेट ये सारी कंडीशंस पूरी करता है तब हम क्या कहेंगे? ये असेट एक डेप्रिशिएबल असेट है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने अपने पास ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं कि हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? टू डिटरमिन द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। याद है, देखो ना, यही मिलेगा, टू डिटरमिन द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। दूसरी चीज, टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। और तीसरा, टू अरेंज फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट।
टू अरेंज फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। हम डेप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं ताकि क्या नहीं मिल सके, करंट फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें हम अपने जो असेट्स हैं, नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, उनकी करंट वैल्यू जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक करंट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलेगी, इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फिर ताकि हम करंट प्रॉफिट लॉस निकाल सकें। डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस जब तक प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा तब तक करंट प्रॉफिट नहीं आने वाला। और अरेंज फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, जैसे जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं हमारा कैश कम नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट कम होता है। तो कैश कम नहीं होता तो कैश क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, असेट की लाइफ जब खत्म होती है तो उतना ही कैश वापस हो जाता है हमारे पास अरेंज, जितने का ओरिजिनली हमने असेट परचेज किया था। तो जब हम उस असेट को रिप्लेस करेंगे तो पैसे हमारे पास ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके होंगे, तो हम इससे क्या करते हैं, फंड्स अरेंज करते हैं ताकि असेट को हम रिप्लेस कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद हमने शुरू करे थे अपने पास मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हमारे पास मेथड्स में कौन से मेथड्स हैं? एक तो जी सर हमने पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक और मेथड है, नाम है इसका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो अगर इसको पहले डिस्कस कर लेता हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगता है। उसके अंदर कभी भी डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम। ठीक, अगर सवाल पूछ ले कि इसको स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं तो क्या रीजन लिखोगे? तो उसको स्ट्रेट लाइन से क्या मतलब है? अगर सवाल पूछ ले कि इसको स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं तो हमें यह बताना है कि अगर आप इसमें लगता हुआ डेप्रिसिएशन ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक सीधी लाइन खींचेगी। ठीक है, हमने ये रीजन देना है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अगर मुझे इसका डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन पर एनम का फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूजफुल लाइफ। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? हमने इसको निकालनी सीखी थी कि जो टोटल परचेज प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, उसमें से माइनस कर देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, ऐड कर देते हैं नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फिर अगर कोई लाइसेंस फीस गवर्नमेंट को पे करिए, जैसे कि गाड़ी खरीदने पे आप रोड टैक्स पे करते हो तो वो उसी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। फिर ऐसे कोई खर्चे जो इनिशियली में करे जाते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं उनको, एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंस होता है मैं भूल रहा हूँ, तुम लोग तो नाम याद दिलाओ। है डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, इनिशियली में जो असेट को वर्किंग करने में, स्टार्ट करने में जो खर्चे होते हैं, मैं वो वर्ड दिमाग से उतर रहा है मेरे, रजिस्टर में चेक करो, मैं लिखवाया है, नीचे की तरफ होगा ओरिजिनल कॉस्ट के फॉर्मूले में, नीचे की तरफ मिलेगा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान रहे इसके अंदर हम कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी। स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है? हमें पता नहीं सर, हमें तो बताया नहीं किसी ने कभी, नालायक, ये पढ़ाई कर रहे हैं। रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू होती कौन सी वैल्यू है? क्या होती है ये स्क्रैप वैल्यू? जब असेट अपनी यूजफुल लाइफ कंप्लीट कर चुका होता है उसके बाद उसको बेचने पे जितना पैसा मिल जाएगा वो हमारी स्क्रैप वैल्यू हो गई। एक है टोटल यूजफुल लाइफ, डिवाइड कर देंगे टोटल यूजफुल लाइफ। दो लाइफ होती है, एक होती है यूजफुल लाइफ, एक फिजिकल लाइफ। क्या है दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? यूजफुल लाइफ और फिजिकल लाइफ सेम है अलग अलग है? अलग है। अलग है, कैसे अलग है? सर यूजफुल लाइफ में मतलब कितना यूज आ रहा है ऐसे, और फिजिकल लाइफ मतलब
कितने टाइम तक पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक अक्षत। यूजफुल लाइफ का मतलब है ये एसेट हमारे पास कितने साल यूज में रहेगा और कितने टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा। फिजिकली तो एसेट पड़ा रहेगा। जैसे अगर मैंने मान लो ये बॉटल है या ये सिंपल सा एक फ़ोन है, तो ये फ़ोन की ज़्यादातर लाइफ आजकल ज़्यादातर 4 से 5 साल रहती है मैक्सिमम। उसके बाद फ़ोन इतना गड़बड़ हो जाता है कि खत्म हो जाता है, तो इसकी यूजफुल लाइफ तो खत्म हो जाएगी, बट इसकी बॉडी रहेगी, बॉडी खत्म नहीं होगी, वो उसकी फिजिकल लाइफ हो गई। ठीक है, तो हमने डिवाइड करना है यूजफुल लाइफ से, ना कि फिजिकल लाइफ से। ठीक, अगर सवाल में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन पर एनम को डिवाइड कर देंगे हम ओरिजिनल कॉस्ट से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, अगर एक एसेट हमारा मान लो सिर्फ 5 महीने ही यूज हुआ है तो हम उस पर डेप्रिसिएशन 5 महीने का लगाएंगे, इंटू n/12 कर देंगे। n/12 मतलब कितने महीने यूज हुआ है। 5 महीने यूज हुए तो 5, 10 महीने यूज हुए तो 10, 6 महीने यूज हुए तो 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन पर एनम। अच्छा और क्या था? इसके बाद इसमें मेथड में हमने और कुछ लिखा था क्या? चेक कर लो। इसके सवाल कर रहे थे, कुछ और भी कर रहा था। हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालनी थी हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसकी जर्नल एंट्री एक बार चेक कर लेते हैं, आ जाओ। ये जर्नल एंट्री हर मेथड के लिए सेम है, चाहे फिर स्ट्रेट लाइन हो, WDV हो, या और भी जितने मेथड्स हैं। तो डेप्रिसिएशन का मेथड क्या, एंट्री क्या रहेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, और दूसरी चीज P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये होंगे हमारे डेप्रिसिएशन की एंट्रीज। अच्छा, अगर सवाल कहे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंट्री करनी है, तब क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना है बात, हमें अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनने को बोल रहा है तो हम डेप्रिसिएशन टू असेट नहीं करेंगे, हमें करना होगा डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और फिर P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये एंट्री चलेगी हमारी। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है हमारा? WDV मेथड। इसका फुल फॉर्म है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका दूसरा नाम भी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम असेट की जो रिटन डाउन वैल्यू होती है, मतलब असेट में से, कॉस्ट में से जो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, उस जो वो जो वैल्यू होती है उसके ऊपर क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ध्यान रखना एक बात, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर मैं एक आइटम की कॉस्ट में से माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन, तो जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं हम? WDV। तो इसको WDV हम स्ट्रेट लाइन में भी बोलते हैं, WDV मेथड से भी बोलते हैं, फिक्स जो अगर हम सम ऑफ डिजिट्स मेथड ले लें, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड ले लें, मशीन एडेड मेथड ले लें, एनुटी मेथड ले लें, किसी में भी ले लें, अगर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो तो रिटन डाउन वैल्यू ही बोलेंगे उसको। ये मत समझना कि यहाँ पे भी फिर यहाँ पे ये WDV सिर्फ WDV मेथड के लिए बोलते हैं उसको, नहीं, कोई भी किसी भी वजह से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो माइनस के जो वैल्यू आएगी उसको WDV ही बोलते हैं। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है, SLM मेथड में डेप्रिसिएशन कॉन्स्टेंटली इसी के ऊपर लगता है, WDV मेथड में डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगता है। ठीक है, पर बोलते डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू को WDV है, चाहे डेप्रिसिएशन किसी मेथड से चार्ज कर लो। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस n क्या था फॉर्मूला? 1 माइनस n स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा हमारा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है,
और इस डेप्रिसिएशन को हम अपने पास निकालते चले जाएंगे, मतलब जो डेप्रिसिएशन आ गया फिर उस डेप्रिसिएशन को एवरी ईयर कॉन्स्टेंटली अपने पास अप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर और कुछ आई थिंक हमने कुछ नहीं किया था, आई थिंक सिर्फ डेप्रिसिएशन मेथड लिखा था और इसके बाद क्वेश्चन वगैरह पिक कर लिए थे। अच्छा, अगला मेथड क्या है हमारा, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। इसके अंदर क्या है, हमने देखा है कि कुछ कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो अपनी ड्यूरिंग पूरी लाइफ टाइम सिर्फ एक ही तरीके एक सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ही बना सकते हैं। उनकी लाइफ आप एक्सप्रेस करते हो इन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच दे कैन प्रोड्यूस। उनकी लाइफ ईयर्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तो इस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन का मेथड ऐसा ही रहेगा जैसा स्ट्रेट लाइन का है, बस फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू तो रहेगा, बट हम टोटल यूजफुल लाइफ जो यहाँ पे हम ईयर्स में लिखते हैं वो हम टोटल यूजफुल लाइफ लिखेंगे इन नंबर ऑफ यूनिट्स विच इट कैन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टोटल लाइफ। ठीक है, तो अगर इसका मैं डेप्रिसिएशन पर एनम निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल लाइफ इन यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितने वो इस साल में बना सकता है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है, डी पॉइंट। अगला मेथड कौन सा है हमारा, मशीन आर रेट मेथड। ये मेथड उन असेट्स पे यूज होता है जिन असेट्स की लाइफ घंटों में होती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट जो प्लेन होता है, चाहे फाइटर प्लेन हो चाहे नॉर्मल सिविलियन एयरप्लेन हो जिसमें हम लोग ट्रैवल कर सकते हो, सिविलियन एयरप्लेन है, चाहे वो हो चाहे फाइटर प्लेन हो। एग्जाम्पल के तौर पे इनकी लाइफ हमेशा घंटों में होती है कि ये कितने घंटे चल सकते हैं। तो इनके लिए जब डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो यहाँ टोटल लाइफ इन यूनिट्स था वो टोटल लाइफ इन आवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं। अगला मेथड क्या है, डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड में क्या देखा है हमने कि इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज जो हम ज़मीन से निकालते हैं या अर्थ से निकालते हैं उनके ऊपर डिप्लीशन। तो जैसे कि एक कोल माइन है तो उस कोल माइन में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोल होगा, उससे ज़्यादा कोल नहीं होगा। तो हम उसकी लाइफ को कैसे निकालेंगे, उसका डिप्लीशन कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल लाइफ इन क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। जो भी टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी या टोटल क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो जैसे ये टोटल लाइफ यूनिट्स में उसकी क्या आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो ये तीनों फॉर्मूले सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना कि रिप्लेस हो जाएंगे डिपेंडिंग की किस में उनकी लाइफ होती है। यूनिट्स है तो यूनिट्स आ जाएगा, आर है तो आर आ जाएगा, और क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स है तो क्वांटिटी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, अगला मेथड जो है हमारा वो कौन सा है, सम ऑफ डिजिट्स मेथड। इसमें हमने क्या देखा है कि ऐसे को डेप्रिशिएट करते हैं, लाइफ में जितने भी साल हैं उनको ऐड कर देते हैं। अगर एक असेट की लाइफ है लेट सपोज 5 इयर्स, तो हम कैसे डेप्रिशिएट करेंगे, हम इसका सम निकालेंगे। 5 साल में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, हम इनका टोटल कर देंगे, कितना आ रहा है 3 2 5 15। तो हम क्या करेंगे, असेट को राइट ऑफ करेंगे इस रेशियो में 5:4:3:2:1। ठीक है, टोटल लाइफ अगर 5 साल है तो रिवर्स करके रेशियो चला देंगे 5 4 3 2 1 और ऐसे डेप्रिशिएट कर देंगे। अगर लाइफ है इसकी 10 इयर्स तो कैसे राइट ऑफ कर देंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अगर आपको इसका टोटल निकालना, जैसे हमने ये टोटल निकाला, ये टोटल निकालना है शॉर्टकट तरीके से, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n+1/2। ठीक है,
n में क्या डाल दो, यहाँ पे 10 डाल दो या यहाँ पे 5 डाल दो, तो अपना आप ये 15 आ जाएगा, या अपना आप ही 10 का जो भी टोटल आएगा वो अपना आप निकल जाएगा एक ही बार में। ठीक है, अब सम ऑफ डिजिट्स का सवाल आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स में वो तुमसे ना 1 मार्कर 2 मार्कर का सवाल दे के जल्दी से आंसर मांग सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, कहेंगे दी एक असेट है जो हमने खरीदा था 10 लाख रुपए का, उसकी लाइफ है 10 साल, 3 साल से हम इसको यूज़ कर चुके हैं, 3 साल हम इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। आप ये बताओ जी चौथे साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, और चौथे साल के एंड पे WDV क्या होगी, और ये 1 मार्कर या 2 मार्कर का सवाल दे देंगे एक ही बार में, मतलब छोटा सा सवाल। तो तुम क्या करोगे भैया डेप्रिसिएशन निकालना है जी, क्योंकि 3 साल तो यूज़ हो गया, तो पहले निकालोगे तुम 3 साल का डेप्रिसिएशन, फिर वो माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, फिर क्या करोगे चौथा साल का डेप्रिसिएशन निकालोगे, फिर उस थर्ड ईयर की WDV से फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर वो निकालोगे फोर्थ ईयर की WDV। इसका एक आसान तरीका है, 3 सालों का डेप्रिसिएशन तुम एक साथ निकाल सकते हो। कैसे, 10 लाख की इसकी लाइफ है, इनटू क्या करना है हमने, वैसे तो क्या करते थे हम 10 बाय, मतलब जैसे 10 साल है, देखना कितना आ रहा है, 10 + 1 बाय 10 कितना हो गया, 11 हो गया ना, 110, 55 हो गया। तो वैसे तो तुम क्या करते, पहले निकालते ईयर 1 का डेप्रिसिएशन, कैसे आता 10 बाय 55, फिर ईयर 2 का निकालते 10 लाख इंटू 9 बाय 55, फिर ईयर 3 का निकालते कैसे 10 लाख इंटू 8 बाय 55। अब 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालते, टोटल करते, ये आता टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 3 इयर्स। फिर कॉस्ट में से ये माइनस करते तुम टोटल डेप्रिसिएशन, तो आती तुम्हारी WDV एट एंड ऑफ 3rd ईयर। फिर क्या करते, 4th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालते, कैसे 10 लाख इंटू 7 बाय 55, तो वो डेप्रिसिएशन आता। फिर क्या करते, इस WDV में से माइनस करते डेप्रिसिएशन, तो आ जाती WDV एट द एंड ऑफ 4th ईयर। ठीक है, ये सारा काम हम इकट्ठा एक साथ कर सकते हैं। अगर तुम देखो तो 10 लाख कॉमन चल रहा है, 55 कॉमन चल रहा है, क्या डिफरेंस है बस 10,987। तो इसको कैसे कर सकते थे हम, डेप्रिसिएशन 3 साल का एक समय निकालते थे, 10 लाख इंटू क्या करते 10 + 9 + 8 अपॉन 55। ठीक है, तो क्या आ जाता 3 साल का टोटल डेप्रिसिएशन आ जाता। ठीक, अब उसको 10 लाख से माइनस कर देते तो तुम्हारी WDV एट द एंड ऑफ 3rd ईयर आ जाती। फिर 4th ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल देते, कैसे, वही 10 लाख इंटू 7 बाय 55, और जो तुमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी उसमें से फिर वो माइनस कर दोगे। तो सवाल इस तरीके का आने का हाई चांसेस हैं। ठीक है, आगे सम ऑफ डिजिट्स मेथड हो गया हमारा। लास्ट है हमारा एन्युटी मेथड, कराया हमने या नहीं, एन्युटी मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है, हमें अपने पास निकालना होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कैसे निकलता है वो, सवाल में गिवन होगा रेट, किस रेट से डेप्रिसिएशन में, तो कोई रेट गिवन होगा कि भैया 10% से, और टाइम पीरियड बता देंगे लाइफ, जैसे लेट सपोज 5 इयर्स बता दिया। तो तुम्हें निकालना सिखाया हुआ है मैथ्स में प्रेजेंट वैल्यू निकालना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना, एन्युटी निकालना, सब सिखाया जाता है। तो क्या करते हैं फिर हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालते हैं 10% पे फॉर 5 इयर्स। तो क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाय 1.10 और 5 बार करके इसका एन्युटी फैक्टर निकाल दोगे, और उसको फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते चल जाओगे एवरी ईयर, और तुम्हारा डेप्रिसिएशन निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन्युटी मेथड। ठीक है, अब आई थिंक मेथड्स तो हमारे सब सारे कवर हो गए। इस चैप्टर में जो चीज़ परेशान करती है कभी कभी वो है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे बनेगा, यही चीज़ है जो परेशान करता है, दुखी करता है। तो देखो लेट अस सपोज, मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। लेट अस सपोज एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख, उसकी लाइफ है
10 years, ठीक है, और इसकी स्क्रैप वैल्यू है लेट अस सपोज 50,000, ठीक है, और मैं इसको अब सेल करवा रहा हूं 3 साल बाद. इट इज सोल्ड आफ्टर 3 years फॉर लेट अस सपोज 6,50,000, ठीक है, और ये तीनों सालों का डेटा दिखाऊंगा और सेल भी करके दिखाऊंगा यूजिंग असेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है. तो आओ मैं बना रहा हूं असेट अकाउंट. एक बना रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. सिर्फ एक सिंगल असेट ले रहा हूं, मल्टीपल असेट होगा तो अपना आप तुम्हें समझ में आ जाएगा फिर क्या करना है. तो देखो हमने अपने पास असेट खरीदा 10 लाख रुपए का, तो हम क्या करेंगे, यहां डाल देंगे बैंक 10 लाख. फिर 1 साल यूज हुआ तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम यूजिंग SLM. तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ. कितना आ जाएगा, 95,000. ये हो गया डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर. अब जब डेप्रिसिएशन लगाने की बारी आएगी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है तो हम डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं डालेंगे, क्रेडिट साइड पे. हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड पे डालेंगे, बट दूसरे अकाउंट के. कौन सा, इसमें. तो यहाँ डालोगे डेप्रिसिएशन 95,000, ठीक है. अब पहला साल कंप्लीट हो गया तो सिंपली यहां निकाल दो बैलेंस कैरी डाउन 95,000 और इसमें निकाल दो यहां पे बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख. तुमको सर डेप्रिसिएशन तो लगा ही नहीं, असेट तो 10 लाख का 10 लाख ही है. नहीं, असेट डेप्रिशिएट हो चुका है. अगर इसको जब बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी तो ये बैलेंस शीट में कुछ ऐसे दिखेगा. असेट दिखेगा अपनी कॉस्ट पे. असेट की कॉस्ट बैलेंस कैरी डाउन कितनी निकाली, 10 लाख. इसमें से माइनस कर दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना, बैलेंस कैरी डाउन वाली फिगर लिखेंगे यहाँ पे हम 95,000. तो कितना आ गया, 9,05,000, ठीक. अगला, फिर अगले साल आओ, उतारो अपने पास बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो गया, 10 लाख. और इसमें क्या हो गया, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन उतारो 95,000. ओपनिंग में बैलेंस उतार दिया. अब सेकंड है फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन हम फिर यहाँ नहीं लगाएंगे. कहाँ लगाएंगे, क्रेडिट साइड पे ही, बस दूसरे अकाउंट के. यहाँ लिख दोगे डेप्रिसिएशन 95,000. ईयर खत्म हो गया तो इसको अब बैलेंस कैरी डाउन उतार दो. इसका ये हो गया 1,90,000 और इसका भी बैलेंस कैरी डाउन निकाल दो 10 लाख. अब जब ये बैलेंस शीट में दिखेगा तो कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट में लिखेंगे हम बैलेंस कैरी डाउन वाली फिगर. तो 10 लाख है बैलेंस कैरी डाउन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना बैलेंस कैरी डाउन है, 1,90,000. तो 1,90,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8,10,000. ठीक. अब आते हैं तीसरे साल पे. फिर से बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन 10 लाख. और मैं मान रहा हूं कि इसको हमने सेल किया है आफ्टर 3 years, मतलब एंड में, 3rd ईयर के एंड में हमने इसको किया है. ठीक है. तो जी इसका भी बैलेंस ब्रॉट डाउन उतारो. ये आ गया 1,90,000. अब इस पे फिर डेप्रिसिएशन लगेगा तो तीसरा का डेप्रिसिएशन लगाओ 95,000.
अब हुआ क्या, तीसरे साल के एंड पे हमने इसको बेच दिया। तो जब हमने इसको बेच दिया तो अब ये बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिख सकते हम, क्योंकि असेट अब बुक्स में है ही नहीं। अगर बुक्स में होता तो बैलेंस कैरी डाउन लिखते। अब क्या करेंगे, हम इसका जितना भी डेप्रिसिएशन है अब इसको बुक्स में से रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, ये जितना भी डेप्रिसिएशन है उठाओ और कहाँ डाल दो, मशीन अकाउंट में, वो असेट अकाउंट में ले जाओ। तो असेट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो, बैलेंस कैरी डाउन मत लिखना। तो कितना आ जाएगा, 1,90,000 प्लस 95,000, 2,85,000 हमने असेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। और इधर ले आओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना आ गया, 2,85,000। ठीक, तो 10 लाख का असेट था, 2,85,000 से डेप्रिशिएट हो गया। तो इसकी वैल्यू जो हमारी बुक्स में है वो है 7,15,000, माइनस करने के बाद आ रहा है 7,15,000। हमने इसको बेचा कितने में है, 6.5 लाख में हमने बेच दिया। तो जब हमने खरीदा था तो बैंक यहाँ पे डेबिट किया, अब जब बेचेंगे तो क्या करेंगे, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 6.5 लाख। ठीक है, तो देखो हमें लॉस हो रहा है कितने का, 65,000 का लॉस हो रहा है, उसको हम डाल देंगे अपने पास यहाँ पे P&L, लॉस ऑन सेल, और ये 10 लाख हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और ये असेट भी अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में ईयर 3 पे असेट 0, ये 0 और टोटल भी 0। ठीक है, अब अगर मल्टीपल असेट्स हैं, हमने 3-4 असेट खरीदे हुए हैं, उनमें से कोई एक असेट बेचा है, तो ध्यान रखना जिस असेट को बेचा है उसी असेट का डेप्रिसिएशन निकाल के असेट में ट्रांसफर कर देना। बाकी के असेट जो नहीं बेचे उनका मत ट्रांसफर कर देना, जो बेचा है उसी का डेप्रिसिएशन सारा जितना भी 3 सालों में लगा है सारा डेप्रिसिएशन निकाल के असेट में ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया। जो असेट बच जाएंगे उनका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा और उनका डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब एग्जाम में तुम्हारे पास सवाल मल्टीपल असेट का आएगा कि अलग अलग डेट्स पे आपने एक्वायर किया है और अलग अलग डेट्स पे आपने उसको सेल किया। तो एग्जाम में तुम अपने पास टाइमलाइन बना लेना। ठीक है, मान लो सवाल 3 सालों का आता है तो एग्जाम में टाइमलाइन बना लेना कि ये पहले डालना, जैसे लेट सपोज ये 1 अप्रैल 2019, ये हो गई 20, 21 और 22, मान लो 3 साल का सवाल है। तो अपने पास टाइमलाइन बना लेना, किस किस दिन परचेज सेल किया वो इस पे प्लॉट कर देना। मान लो यहाँ पे खरीदा है 1 जुलाई पे मशीन 1 परचेज करी, वो लिख लिया। फिर मान लो यहाँ पे 1 अक्टूबर पे मशीन 2 परचेज करी, ये प्लॉट कर दिया। यहाँ पे मान लो 1 जुलाई पे M1 सेल कर दी और मशीन 3 खरीद ली, ये प्लॉट कर देना। और डेप्रिसिएशन का रेट, डेप्रिसिएशन हर साल कब लगेगा, ईयर एंड पे, तो डेप्रिसिएशन का रेट भी लिख देना। मान लो 10% है, कौन से मेथड वो भी लिख देना, डेप्रिसिएशन 10% WDV। अगर तुम अपने पास ऐसे एग्जाम में टाइमलाइन बना लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा सवाल करना, क्योंकि तुम्हें दिख जाएगा भैया मैंने यहाँ खरीदा है तो मुझे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ तक का ही लगाना है 9 मंथ्स का। ठीक, फिर मशीन 1 तो पूरे साल है तो मशीन 1 पे तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीन 2 हमने यहाँ खरीदी तो इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक का डेप्रिसिएशन, मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीन 1 यहाँ पे बेची तो तुम क्या कहोगे, मशीन 1 पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीन 3 यहाँ खरीदी तो यहाँ से यहाँ तक का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अगर तुम इस तरीके से प्लॉट कर लोगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे एग्जाम में चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का भी रिवीजन। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट्स हैं तो पूछो। हाँ, किसका है, हाँ भेज दे। किसी और को कोई डाउट्स है तो बताओ।
डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई डाउट्स या कोई चीज़ जो इस चैप्टर में नहीं आती समझ? अच्छा, वैसे तो मैं एक चीज़ बताऊं, मैं तुमसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, मत बताना मुझे। एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख, ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट है 10% यूजिंग WDV, तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन बताओगे कितना है? मुझे बताओ, ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख। ईयर 2 पे 90,000। ईयर 3 पे ईयर 3 पे 82,000, 81,000, ठीक, ये निकाला। आओ, तुमने कैसे निकाला? तुमने कहा जी 10 लाख का 10%, ठीक है, 1 लाख आ गया। फिर तुम्हें 90,000 ये निकाला, तो तुमने क्या किया होगा? 10 लाख में से 1 लाख माइनस किया, 9 लाख, 9 लाख का 10% 90,000। फिर ये था कैसे निकाला? तुमने कहा भैया 9 लाख में से माइनस करो 90,000 और उसका निकालो 10%, है ना। 9 लाख माइनस 90 मतलब 8,10,000, 8,10,000 का 10%। एक शॉर्टकट दूं, कैलकुलेटर उठाओ। तुमने पहले निकाल लिया 10 लाख का 10%, कैलकुलेटर पे करो सब लोग, 10 लाख का 10% कितना आ रहा है? 1 लाख, ठीक। अब यही जो फिगर तुमने निकाली है 1 लाख, इस 1 लाख का निकालो 90%, 1 लाख का निकालो 90%, कितना आ रहा है? 90,000। इस 90,000 का निकालो 90%, कितना आ रहा है? 81,000। ईयर 4 का इसी का 90% निकाल दो, अगला आ जाएगा 72,900। फिर इसका 90% निकालोगे, अगले साल का आ जाएगा। पता क्या किया मैंने? बस मैंने 100 में से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, कितना? 10% है, तो मैं क्या कर रहा हूं? 90% निकालता चला जा रहा हूं सभी का, तो मेरा डेप्रिसिएशन निकलता चला जाएगा एक ही बार में। मुझे बार बार माइनस करना नहीं पड़ेगा, सिंपली क्या करो, 100 में से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस कर दो और उतना परसेंटेज निकालते चले जाओ, एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन निकलता चला जाएगा। तो अगर ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% होता तो किससे मल्टीप्लाई करते? 80% से। बट ध्यान रखना, ये सिर्फ WDV में होगा यूज, और कहीं नहीं यूज हो सकता। SLM के लिए तो कांस्टेंट ही रहना है। प्रोडक्शन यूनिट, मशीन रेट, डिप्लीशन मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, इनमें कहीं यूज नहीं होगा। ये तरीका सिर्फ WDV के अंदर ही यूज हो सकता है, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला फर्स्ट ईयर का, उसके बाद उसका 90 निकालते चले जाओ, तो हर साल के डेप्रिसिएशन निकलते चले जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स परचेज 5 मशीन्स फॉर ₹40 लाख, तो टोटल पेमेंट हो गई। पेमेंट वॉज टू बी मेड 20% डाउन एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 लाख ईच। तो ये हायर परचेज का सवाल है। 20% per annum of the original cost on X is failure to pay the third installment. Y emailed X that on 1st October he deposits 3 machines and will allow a credit for lower of the following. Value of the machine on the basis of 40% depreciation. The amount paid against 3 machines less ये, हाँ तो क्या सर इसमें जो लॉस ऑन वो निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? मतलब अगर होता है तो ये हायर परचेज का सवाल है। अच्छा, ये इसमें नहीं आएगा। देख, इसमें ना जो तुझे वैसे बता रहा हूँ, बस हायर परचेज का सवाल है। इसमें जब तू डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा बुक्स में, तो वही चार्ज करेगा जो ऊपर लिखा है 20%।
जो नीचे दिया है 40% वो नहीं, उससे चार्ज नहीं करेगा। वो चार्ज 40% से तब होगा जब वो गुड्स रीपोजेस करेगा, और रीपोजेस करने पे उन असेट्स मशीन्स की क्या वैल्यू लगानी है, कितने वैल्यू पर टेक ओवर करे जाएंगे, उसके लिए कैलकुलेट किया जाएगा। बट जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो वो 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जो बुक्स में क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, पूरा हायर परचेज कॉन्सेप्ट लगता है इसके अंदर कि रीपोजेशन पे किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, तो वो यहाँ पे अभी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, इसमें कोई है, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को जो ऑनलाइन बैठा है? चलो फिर, तो यहाँ से हमारा डेप्रिसिएशन भी रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे अगला रिवीजन नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। बाय बाय।